रिमूवल ऑफ स्पीकर अगेन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी बार बार ये स्टेटमेंट आती है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी गई थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्पीकर हैं वो बायस हो जाते हैं बीच बीच में। जो जब लीडर ऑफ अपोजिशन आगे बोलने की ट्राई करते हैं उनको पहले बिठा देते हैं, रुको उनको पहले अपनी बात कंप्लीट करने दो, तब तक सेशन खत्म हो जाता है। तो मतलब ये बार बार चीजें हो रही थी। तो एक रेजोल्यूशन आता है 100 MPs के सिग्नेचर्स के साथ कि हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जो हमारे स्पीकर हैं वो बायस हैं, मतलब पार्टीशन करते हैं, तो हम ये कंडक्ट ऑफ पार्टीशन को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये रिमूवल ऑफ स्पीकर को लेके था। पर इसमें एक जो सबसे बड़ी हर्डल भी बनी, इसको पास नहीं कर पाए, वो है मेजॉरिटी। एनडीए के पास ठीक ठाक मेजॉरिटी है और यहाँ पे लगती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब जब यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी तो आपके पास एज अ ऑपोजिशन आपके पास भी ठीक ठाक नंबर होना चाहिए। पर अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका ठीक ठाक होल्ड है, तो उनका कुछ खास मत यहाँ पे नहीं मिला। अब यहाँ पे बस इफेक्टिव मेजॉरिटी देख लो एक बार। सबसे पहले क्या यहाँ पे राज्यसभा का कोई रोल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर किसके हैं? लोकसभा के। देखो इसको सर्कल में बनाती थी मैं पहले, पर सेंट्रल विस्टा के बाद हमारी जो पार्लियामेंट है वो ट्रायंगुलर शेप की है। 2 हाउसेज आते हैं इसमें, यहाँ पे सेंट्रल हॉल है, यहाँ पे कौन आ गया? लोकसभा, इधर राज्यसभा। आर्टिकल नंबर, पार्लियामेंट के ओवरऑल टोटल कितने पार्ट्स हैं? मतलब कितने पार्ट्स में पार्लियामेंट है? टोटल 3 पार्ट्स में, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हाउसेस कितने हैं? वो 2 हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट का मेंशन आर्टिकल नंबर 79 में है, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 एंड लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे स्पीकर, और इधर चेयरमैन वही होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आ गया। तो मतलब अगर लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल करना है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, इस पोजीशन को न्यूट्रल बनाया गया था। अगर आपके पास कोई एमपी वाली सीट थी, आपको वो छोड़नी पड़ती है अगर आपको स्पीकर बनना है। तो मतलब ये न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करने के लिए ही बनाई गई थी। तो अगर ऐसा रेजोल्यूशन आता है कि हम चाहते हैं हमारे स्पीकर को रिमूव करा जाए, तो वो अच्छा नहीं माना जाता कंट्री में। तो वहां पे बाइसनेस दिखाई देती है। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 3 ऐसे इंस्टांसेस हो चुके हैं जब स्पीकर के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेके आई गई हैं हाउसेस के अंदर। अब ध्यान रखना, ये जो स्पीकर है, जब इनके अगेंस्ट रिमूवल का प्रोसेस चलता है तो ये क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं? नहीं रहते। उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करेंगे। क्या ये वोट कर पाएंगे? कर पाएंगे एज अ ऑर्डिनरी केसेस में। जो ऑर्डिनरी वोट्स हैं फर्स्ट इंस्टांस वाले, वहां पे अलाउड हैं, पर कास्टिंग वोट के लिए अलाउड नहीं रहते, क्योंकि जो कास्टिंग वोट है ये टाई वोट होता है। दोनों तरफ से यस नो आ चुका है, 10 ही यस है 10 ही नो है, एक वोट होगा जो डिसाइसिव होगा, या तो डिसीजन यस में जाएगा या तो नो में जाएगा। तो ये कास्टिंग वोट के लिए फिर अलाउड नहीं रहते। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। प्रपोजर कितने चाहिए होते हैं इसमें? 50। कई रूल्स के अंदर मिनिमम 2% भी लिखे हुए हैं कि अगर 2% भी लिख के ले आते हैं तो वो भी फॉलो अप कर दिया जाएगा, पर 50 लोगों का सिग्नेचर मस्ट है, मतलब ये सपोर्ट करेंगे। और सेकेंडर भी कितने? 50 सेकेंडर। वाइस प्रेसिडेंट यहीं से रिमाइंड कर लो, 20 प्रपोजर 20 सेकेंडर। वाइस प्रेसिडेंट की यानी कि चेयरमैन की जब बात करी जाएगी, और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है, क्योंकि वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है राज्यसभा के। ये लोकसभा की बात करी, प्रपोजर और सेकेंडर, यानी कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन को। सिग्नेचर की फॉर्म में 50, वर्बल फॉर्म में सेकेंडर, मतलब उन 50 को भी फर्दर कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तभी मैंने शुरू में क्या बोला, 100 MPs इसको लेके आए थे आगे रेजोल्यूशन को, पर मेजोरिटी होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, प्रपोजर, हाँ प्रपोजर के केस में सेम होगा वो, वही 14 दिन का भी सेम ही है टाइमलाइन। पर मैंने यहाँ पे चेयरमैन का बोला, यहाँ पे प्रपोजर कितने आएंगे? 20, सेकेंडर भी कितने? 20। और बाकी वो जो रेजोल्यूशन होता है किसके पास पकड़ाया जाता है जब इनिशिएशन होती है? सेक्रेटरी जनरल बैठे होते हैं। सेम लोकसभा में भी, सेम आपके राज्यसभा के अंदर भी सेक्रेटरी जनरल के पास वो पर्चा पकड़ा दिया जाता है। फिर शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, जैसे यहाँ पे स्पीकर का केस है कि आपके अगेंस्ट यहाँ पे रिमूवल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो IAS ऑफिसर रैंक के ही होते हैं, मतलब ठीक ठाक एक्सपर्टीज उन्होंने हैंडल करी है, तब जाके वो हाउस में बैठ पाए हैं। फिर यहाँ तक क्लियर हुई स्टोरी, अभी आगे जा रही हूँ। पहले यहाँ तक डन? हाँ जी, किसी को डाउट? कोई रचना समझ आया? ये पॉलिटी नहीं हुई अभी, तो थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, आ जाएगा बाद में समझ। ठीक है, प्रपोजर और सेकेंडर, जैसे मान लो आप स्पीकर हो, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको रिमूव करवाना है,
ठीक। अब रिमूव करवाने के लिए मैं ऐसे नहीं बोल दूंगी मेरे को रिमूव करना है, इसको रिमूव करो, नहीं, मैंने एक पर्चा लिखा। अब पर्चे के लिए पूरी जो 50 लोग हैं इनका भी मुझे सिग्नेचर चाहिए होगा। जैसे होता नहीं था बचपन में कि पिकनिक पे जाना है, कितने बच्चे चाहते हैं कि पिकनिक पे चलना है, तो एप्लीकेशन के ऊपर साइन करते थे, वैसे प्रपोजर का काम है, ये सपोर्ट करेंगे उस रेजोल्यूशन को। सेकेंडर उन 50 लोगों को फर्दर सपोर्ट करेंगे कि हम भी चाहते हैं कि इनको रिमूव करा जाए। तो यहाँ पे तभी लिखा टोटल 100 एमपीज, टोटल प्रपोजर और सेकेंडर्स का जोड़ के कितना आ गया, 100 एमपीज का। बाकी 2 लोग भी इनिशिएट कर सकते हैं, ये भी रूल्स में लिखा हुआ है, जो बिजनेस का रूल्स आता है तो उसके अंदर ये भी चीज मेंशन करी है। यहां तक डन स्टोरी, ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट इंस्टांस में एज अ ऑर्डिनरी जो वोट होते हैं वो अलाउड है अक्षय, फर्स्ट इंस्टांस के, पर कास्टिंग वोट यहां पे अलाउड नहीं है। पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, कर सकता है, मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना काम भी कंडक्ट करता है, पर कास्टिंग वोट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, न्यूट्रल पोजीशन को भी हाईलाइट करता है कि आपका डिसीजन अब डिसाइसिव होगा लास्ट में, कि एक इधर 10 ने यस करी, इधर 10 ने नो करी, आप डिसाइड करोगे अब एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, तो डिसाइसिव उसमें इसको रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहते, मतलब सभापति, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पहले भी काउंसिल्स हुआ करती थी, यही वर्ड यूज करते थे, तो उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर या जो भी सीनियर मेंबर होंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर इन केस प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको होल्ड करेंगे। और इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना, एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में, तो 1920 या 21 ईयर देख लेना एक बारी, उस टाइम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने पहली बार स्पीकर को भी अपॉइंट करा था। वाइट करके नाम था उसका, अंग्रेज था, फ्रेडरिक वाइट था मेरे ख्याल से, नाम देख लेना है, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह आप पढ़ते हो उसमें ही आते हैं। तो मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म जो रिफॉर्म आए थे, एक्ट आई थी 1919 की, उसी के अंडर एक प्रोविजन ऐड हुआ था, जब स्पीकर का प्रोविजन ऐड हुआ था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा था वाइट को एज अ फर्स्ट स्पीकर। डन यहां तक की स्टोरी। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा फिर। देखो ये मुद्दा तो अब दब ही गया ना, खैर अभी के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है स्पीकर का। बस कल एक आर्टिकल आया था जो एडिटोरियल वाला सेक्शन आता है, मावलंकर साहब के अगेंस्ट भी, जो 1956 में रिमूवल का प्रोसीजर शुरू हुआ था, उनको लेके स्टोरी आई थी। अगेन वो भी पास नहीं हुआ था, तो किसी काम का नहीं है दोबारा से पढ़ना। यहां तक लग गया ना पता। अब प्रपोजल हो गया, सेक्रेटरी जनरल के पास दे दिया, 14 दिन का शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है, काम कर रहे हैं पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। वोट इन फर्स्ट इंस्टांस कर सकते हैं, एज अ ऑर्डिनरी वोट कर सकते हैं, पर कास्टिंग वोट के लिए अलाउड नहीं है। अब आती है मेजोरिटी, कि मेजोरिटी भी तो लगेगी जब आप इसको पास करेंगे, तो सबसे पहले आएगी इफेक्टिव मेजोरिटी। इसको लर्न कर लो, इस बार आप सवाल पक्का देख सकते हो पेपर के अंदर, कोई ना कोई सवाल बनेगा। इफेक्टिव मेजोरिटी की जब भी बात होगी, रिमूवल ऑफ स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, जब भी इनके रिमूवल की बात होगी, कौन सी मेजोरिटी आएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी बोलती है 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ +1। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ जब भी कैलकुलेट होती है, टोटल स्ट्रेंथ में से वेकेंट सीट्स को माइनस कर दिया जाता है। वेकेंट सीट, आज एमपी एब्सेंट हैं हाउस के अंदर, क्या वो वेकेंट सीट में काउंट होगा, नहीं आएगा। यहाँ पे एब्सेंटीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो या शायद डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, तो सीट के लिए इलेक्शन दोबारा से नहीं हुए, तो डिस्क्वालीफाइड थे, या फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, या फिर वो सीट बड़े लंबे अरसे से खाली ही पड़ी है। जैसे एंग्लो इंडियंस की बात करते हैं हम, कि सीट तो है पर खाली पड़ी है, कोई इलेक्शन नहीं हुए, किसी और को नहीं दी गई, तो ये सीट खाली पड़ी हुई है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, टोटल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल भी देख लो, 545 अगेन लोकसभा की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ लोकसभा सिर्फ कहां पे चलेगा, रिमूवल ऑफ स्पीकर सिर्फ कहां पे चलेगा, लोकसभा के केस में। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 545। वेकेंट मान लेते हैं 5 है, कितना आ गया आंसर, सॉरी 45 ले लेते हैं, आंसर आ गया 500। निकाल लो इसका 50%, 500/2 +1 कितना आ गया, 251। तो इतनी मेजोरिटी चाहिए होगी, और एनडीए के पास इस टाइम पे 300 के आसपास आराम से सीट है, तो कोई तुक्की नहीं बनता आगे ये रेजोल्यूशन पास होना था, तो यहीं पे रुक गया। ये कितना नंबर देख लेना, एक्चुअल 200 समथिंग आ गया है। हाँ पहले था इनिशियली 300, पर फिर भी मेजोरिटी के पास नहीं पहुंच पा रहे, मतलब उससे ज्यादा ही है जो रूलिंग पार्टी है, तो ऑपोजिशन के पास भी ठीक ठाक नंबर होना चाहिए था। ना तो एक्सट्रीम मेजोरिटी अच्छी मानी जाती है कंट्री के लिए, ना ही अलायंस अच्छे माने जाते हैं। अलायंस रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास तो बहुमत ही नहीं है, पहले आप आगे, आपने काम नहीं ठीक से करा, इसलिए आपको अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी। और अगर एक्सट्रीम मेजोरिटी है तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। जबकि अभी अलायंस
सुने ही है आपने, एनडीए अलायंस आ गया, यूपीए आ गया, तो ये सारे अलायंस ही बन रखे हैं, बस हो गया, तो इफेक्टिव मेजोरिटी यहीं पे खत्म हो गया, मेजोरिटी डिसाइड करती है। तो ये पास होना वैसे भी पॉसिबल नहीं था, पर इससे एक चीज हाईलाइट हो जाती है, अगर इतने प्रपोजर और सेकेंडर आप लेके आ पाए तो एक्चुअल में बाइसनेस देखी गई है, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी है ये बाइसनेस होती है, पर प्रोसीजर नाम की भी चीज है, नहीं तो आप हर दिन नहीं आया रिमूव करो, तो प्रोसीजर के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है। अब थोड़े से आपको आर्टिकल लर्न कर लेने हैं। तो इशू क्या था, करंट स्पीकर ओम बिरला, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, आर्टिकल नंबर 94 क्लॉज सी, यहाँ पे लाइमलाइट में आ गया, पर सी का मतलब ये नहीं आपने सी ही पढ़ लेना है, ए बी एंड सी तीनों आर्टिकल आप ध्यान में रखने हैं, सवाल बन सकता है। सबसे पहले तो क्या लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करा जा सकता है, आंसर है यस, पर लोकसभा के ही अंदर करा जाएगा, राज्यसभा की यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके थे, सिर्फ लोकसभा के। और उसके बाद बोला कि आप रिमूव तो कर सकते हो जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ये पोजीशन बनाई गई थी न्यूट्रल, और जब इनका रिमूवल आता है तो वो कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती, तो हमने क्या किया, प्रोसीजर बनाए कि कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको हमने टफ रखा इफ कंपेयर टू ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, पर यूएस का हमसे भी ज्यादा टफ है, तो हमने यूएस के कंपैरिजन में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हैं उनको थोड़ा इजी रखा। वहां पे बार बार स्पेशल मेजोरिटी लगती है, हमने तो 4 टाइप की पढ़ ली, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल में भी 4 कैटेगरी, यूएस में टफ हो जाती है कैटेगरी। तो कभी स्टेटमेंट आए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हैं, प्रोसेसेस हैं, वो इजी हैं इफ कंपेयर टू ब्रिटेन, पर टफ है, सॉरी उल्टा बोल दिया, टफ है इफ कंपेयर टू ब्रिटेन पर इजी है इफ कंपेयर टू यूएस। तो मतलब सबसे ज्यादा जो टफ रहेगा वो यूएस का है, और फिर आएगा इंडिया, और फिर आ गया ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का इजी है प्रोसीजर अगर आप देखें। तो रिमूवल जो होगा वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा के अंदर, वो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, और उसके बाद सपोर्ट होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, वही 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट। वेकेंट सीट का भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि आज एमपी, जैसे मैंने आपको बोला एमपी एब्सेंट है, तो क्या उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ में इंक्लूड करा जाएगा, नहीं करा जाएगा, नहीं करा जाएगा, वो एब्सेंट है। पर वेकेंट सीट का मतलब है वो सीट खाली है, मतलब उसको भरा ही नहीं गया, इलेक्शन नहीं हुए दोबारा से, तो इफेक्टिव मेजोरिटी। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, जब आप रेजोल्यूशन को अभी पास करने जा रहे होते हो तो पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। उसके अंदर एक और जो आपने याद रखना है, इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस, जैसे पार्लियामेंट के अपने भी रूल ऑफ प्रोसीजर है, वैसे ही लिस्ट ऑफ बिजनेसेस भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये जो रेजोल्यूशन है वो इसके दायरे में होना चाहिए। मतलब आप बेतुकी बातें नहीं लिखोगे, टू द पॉइंट उसमें एक्ट्स लिखोगे कि आपको क्यों लगा ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। मेजोरिटी लगेगी, वो जो मैंने आपको बता दी इफेक्टिव मेजोरिटी। स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, उनकी जगह पे कौन आ जाएंगे, डेप्यूटी स्पीकर या कोई भी अनदर मेंबर जो प्रिसाइड करेंगे। एंड जो स्पीकर है राइट टू स्पीक इनके पास रहेगा, पार्टिसिपेट भी ये मीटिंग्स में करेंगे, और जो वोटिंग होगी फर्स्ट इंस्टांस यानी कि ऑर्डिनरी वोट से कंडक्ट करेंगे, पर कास्टिंग वोट के लिए अलाउड नहीं है। और रिमूवल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, पर प्रोसीजर के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस रेजोल्यूशन को कहीं जाके पास कर पाओगे, मतलब आपको ठीक ठाक नंबर हाउस के अंदर मिलना चाहिए, तब जाके ये पास होगी। तो बन गया ना ये स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। न्यूट्रल पोजीशन थी, नहीं जाता था कॉन्स्टिट्यूशन की ये कभी रिमूव हो, पर अगर रिमूवल का प्रोसेस आता भी है तो ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। एंड डिजाइन करा गया है इस पोजीशन को स्टेबल और न्यूट्रल इन नेचर, तभी बोला अगर आप एमपी हैं, क्योंकि लोकसभा में से अपॉइंट करे जाते हैं ना स्पीकर भी, तो एमपी की पोजीशन छोड़नी पड़ती है, क्योंकि फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने वाले हो। आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 94 के अंदर फिर फर्दर सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी आप पढ़ते हो, पर ओवरऑल 94 बोलता क्या गया है, वोकेशन या मतलब सीट वेकेंट हो रही है, रेजिग्नेशन दे दिया स्पीकर ने, या फिर उनका रिमूवल हो गया। रिमूवल का प्रोसेस अभी आपने देखा, तो कोई भी रीजन हो सकता है जब आर्टिकल नंबर 94 की बात होती है। 94 क्लॉज ए, यहाँ पे ऑफिस को स्पीकर जब स्पीकर बन जाते हैं तो उनको अपने हाउस में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट छोड़नी पड़ती है, मतलब वो सीट छोड़नी पड़ेगी तब जाके वो क्या बनेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो वेकेट ऑफिस इफ दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो ऑलरेडी हाउस के मेंबर थे वो सीट उनको छोड़नी पड़ेगी। नहीं, अपॉइंटमेंट होती है जो सबसे पॉपुलर फेस होता है, पॉपुलर फेस के हिसाब से। हाँ, इलेक्शन डिपेंड करता है, अगर इलेक्शन हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर सीट वेकेंट सीट की तरह काउंट करी जाएगी, तो वो रहता है पॉसिबिलिटी। 94 क्लॉज पी, यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम, पर स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसके पास पकड़ाएंगे, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। और अगर डेप्यूटी स्पीकर ने रेजिग्नेशन देना है वो स्पीकर के पास पकड़ाएंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 94 क्लॉज सी,
रिमूव करा जा सकता है रेजोल्यूशन पास करके बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो 94A में क्या बोला, ऑफिस को वेकेट करना है अगर वो लोकसभा में सीट होल्ड करे हुए हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको एमपी बने रहना है आप रह सकते हो, फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनोगे, एक ही चीज मिलेगी। 94B बोल रहा है कि आपको रिजाइन भी कर सकते हो, रिटर्न फॉर्म में डेप्यूटी स्पीकर के पास पकड़ा देना। और वैसे अगर वाइसा वर्सा है, डेप्यूटी स्पीकर को कल को रिजाइन करना है, वो स्पीकर के पास अपना पर्चा पकड़ाते हैं। 94 क्लॉज C, रिमूवल करा जा सकता है पर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी। कौन सी थी? इफेक्टिव मेजॉरिटी। यही होता है, कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है अगर ठीक ठाक रिलेशन हो तो सीट भी मिल जाती है, सभी के साथ ही होता है। कैग की पोजीशन पे भी आपने देखा हुआ है, कहाँ पे कैग की पोजीशन, एलिगेशन लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, एमपी बना दिए। तभी तो बोला कि रूल ही बड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया हुआ है, प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्ट है कि कभी कोई रिमूव ही नहीं हुआ स्पीकर। चौथी बार चल पड़ा ये रेजोल्यूशन, पहले भी हो चुके हैं, पास्ट के केसेस भी बता देती हूँ, पर कभी हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी थी, तो प्रोसीजर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। प्रोसीजर मेरे ख्याल से अब पता है आपको, रिटर्न नोटिस किसके पास देना है जाके, जो सेक्रेटरी जनरल होंगे, रैंक इक्वल टू वही आईएएस ऑफिसर वगैरह का, ठीक ठाक एक्सपर्टीज उन्होंने अटेन करी होती है। नोटिस जो होता है 2 या 2 से ज्यादा मेंबर भी दे सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है कई जगह रूल्स पे। पर वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें 94 क्लॉज C, तो वहां पे प्रपोजर 50, सेकेंडर भी 50, मतलब इन 2 और 2 से ज्यादा लोगों को भी सपोर्ट करें, मिनिमम 2 लोग। पर प्रपोजर और सेकेंडर का कॉन्सेप्ट 50-50 का भी है, दोनों ही फॉलो करे जाते हैं। और मिनिमम 14 दिन का नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीकर को कि आपके अगेंस्ट हम ऐसा रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और एक बार ये नोटिस चला गया तो ये किसके हिसाब से होना चाहिए? लिस्ट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट के भी अपने रूल ऑफ प्रोसीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ फ्रेमवर्क्स दी हुई हैं, तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये इंक्लूड होगा। मोशन जो होगा 14 दिन का, और इसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, जहां पे फेल हो जाता है यहीं पे रुक जाती है गाड़ी। और कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि प्रपोजर और सेकेंडर भी नहीं आया आपके फेवर में, तो वो वहीं पे मोशन शुरू होने से पहले ही रुक गया। अब क्या पहले हुआ है? तो यस हुआ है। 1954 में गणेश वासुदेव मावलंकर जी के अगेंस्ट भी हुआ था, 1966 में हुकम सिंह, देन 1987 बलराम झाखड़, और इनमें से कोई भी रिमूव नहीं हुआ था। और अब आपको पता लग गया रिमूवल इतना ज्यादा टफ क्यों है, प्रोसीजर ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रखा है, तो रिमूवल उतना ही टफ है। लीगल बेसिस, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लिस्ट ऑफ बिजनेस में है, इसके अलावा जो रूल ऑफ प्रोसीजर आप देखते हो तो उसका रूल नंबर 200 एंड रूल नंबर 203 ये भी आता है। और आर्टिकल नंबर 94 क्लॉज C की बैकिंग रहती है जब भी लिस्ट ऑफ बिजनेस या फिर रूल ऑफ प्रोसीजर के रूल नंबर 200 या 203 तक की बात करी जाती है। लग गया ना पता? तो डाइवर्सिटी है, जो फ्रेमवर्क है वो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। और रिटर्न नोटिस किसको जाएगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, एटलीस्ट 2 मेंबर, और मैंने आपको बता दिया प्रपोजर और सेकेंडर वाला भी, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। 14 दिन का प्रायर नोटिस, ये देख लो एटलीस्ट 50 मेंबर इन 2 लोगों को भी सपोर्ट करें। वो जो सिग्नेचर वाली बात करेगी, पिकनिक पे जाना है, सिग्नेचर लेके आने पड़ेंगे कि अगर 25 से ज्यादा बच्चे हुए तभी पिकनिक पे हम चलेंगे, यहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए पिकनिक में, ठीक है? तो प्रपोजर अगर 2 शुरू कर रहे हैं तो फिर भी ये प्रपोजर होने चाहिए, और अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो लीव ग्रांट कर दी जाती है, मतलब आप रेजोल्यूशन लेके आ गए हो, फिर उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी करनी पड़ेगी। और इवन मूवर जो है वो बात भी कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, 15 मिनट, पर उसमें आप कुछ भी ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो, मतलब काम की बात करनी पड़ेगी। ये देख लो, नो आर्ग्यूमेंट, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई ऐसे सरकेजम भी नहीं करना है आपने, सिर्फ मुद्दे की बात करनी है, ये चीजें इसमें अलाउड है। और कोई भी स्पीच बाय मेंबर इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन, यहाँ पे सिर्फ परमिट कुछ ही केसेस में करी जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं करी जाती है, मतलब स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, वही वाली बात है यहाँ पे भी। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार रीड कर लो। स्पीक एंड पार्टिसिपेट, पर फर्स्ट इंस्टांस में वोट भी डाल सकते हैं, ऑर्डिनरी वोट, पर कास्टिंग वोट में अलाउड नहीं है जो लोकसभा से स्पीकर रिमूव हो रहे होते हैं। और अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए तो क्या स्पीकर अपना काम कंटिन्यूटी में करता है? हाँ जी करता है, तभी उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टेटस दिया है। तो अगर कोई भी स्पीच, कहाँ पहुंच गए, अगर जो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या तब भी स्पीकर अपना काम करते हैं टिल नया हाउस मीट में आता है फॉर द फर्दर मीटिंग्स।